अभी आज के कंडीशन में हम देखने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के सामने 4 बहुत बड़े प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम जो है, नहीं 5 प्रॉब्लम है, 4 नहीं है, 5 है एग्रीकल्चर के सामने। तो पहला प्रॉब्लम ये है क्लाइमेट चेंज का। ये क्लाइमेट चेंज से होगा क्या? हमारे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी घटेगा, हमारे सेहत के ऊपर उसका, यानी वातावरण में 3 ऋतु होते हैं, बारिश का, ठंड का और गर्मी का। तीनों में भी अनबैलेंस हो जाएगा, यानी ठंड के समय ठंड नहीं गिरेगी, गर्मी के समय गर्मी नहीं गिरेगी, बारिश के समय उसका रौद्र रूप होगा या ड्राई जाएगा। ऐसा दोनों तीनों इस पे सब पे इफेक्ट गिरेगा ये क्लाइमेट चेंज से। ऑलरेडी हो रहा है, और जो ऑलरेडी हो रहा है, तो अब ये फर्क गिर गए कि भाई मुझे चना लेना है, चने में ठंड नहीं गिरी तो मेरा चने की प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब मुझे गेहूं की प्रोडक्टिविटी कम होगी क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक कार्बन भी नहीं है, मेरा क्लाइमेट अनबैलेंस है। फिर ठंडी में बारिश हो रही है, गर्मियों में ठंड गिर रही है। ये जो अनबैलेंस होंगे ना, तो हम उस हिसाब से जो क्रॉप लेते हैं वो क्रॉप के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट गिरता है, उससे फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम तैयार होंगे। लेकिन ठंड में अगर ठंड नहीं गिरी तो एक मानवीय जीवन नहीं, मानवीय की नहीं, सारे सजीवों के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा। मानव के ऊपर तो होगा ही, लेकिन सजीवों के हेल्थ, सारे पशु पक्षी। हाँ, बारिश में बहुत अत्यधिक बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, या उसका तांडव अभी हम हिमाचल में देख रहे हैं, उसके बॉम्ब गिर रहे हैं, यानी बादल फटने के बॉम्ब है वो बॉम्ब गिर रहे हैं। तो होगा क्या इससे? युद्ध में जितने लोग नहीं मरे, ये क्लाइमेट चेंज से जो अनबैलेंस होगा ना, उससे कई गुना लोग ये क्लाइमेट चेंज से क्षतिग्रस्त होंगे। आप कह रहे हैं युद्ध से ज्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण लोग मर सकते हैं ये, क्योंकि और भोजन भी हमने जहरीला बना दिया, पानी भी जहरीला बना दिया, ऊपर से क्लाइमेट चेंज। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये क्लाइमेट चेंज। हमने इसको थोड़ा सारांश में लिया कि इसके क्या इफेक्ट होंगे। इसका इफेक्ट सीधा भोजन पानी हवा पे होगा। भोजन पानी हवा पे प्राइमरी नीड जितने भी, अब मैं इंसान की बात नहीं करता, समस्त पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव हैं सबके हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। इसके ऊपर हेल्थ पे फर्क हुआ तो निश्चित तौर पे विनाश की वो एक घटना होगी। दूसरा चैलेंज, लास्ट 70 सालों में हमने जिस प्रकार से एग्रीकल्चर किया है, हमने सॉइल फर्टिलिटी को खो दिया है। उसका ऑर्गेनिक कार्बन आज 0.2 के नीचे चले गया है। वो हमारे लिए खतरनाक स्टेज है, वो स्टेज सही नहीं होगी। इस तरह से ऑर्गेनिक कार्बन हमारी मिट्टी की उर्वरकता, तो इसका कारण क्या था? जमीन में रहने वाले जीव जंतु जीवाणु, इनका एक बहुत बेहतरीन बैलेंस था इवोल्यूशन ऑफ नेचर के समय से करोड़ों साल तक। तो उनका बैलेंस समाप्त हो गया, तो उनसे जो फर्टिलिटी मिलती थी वो क्लोज हो गई और हम केमिकल फर्टिलाइजरों का यूज करना आरंभ कर दिए, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी का। अब एग्रीकल्चर करते समय, AGRI वाला एग्रीकल्चर करते समय हम लोगों ने पानी के शास्त्र को समझा ही नहीं। ये तीसरा प्रॉब्लम है ये तीसरा प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर में पानी को समझा ही नहीं कि इसका यूज कितना करना चाहिए, कितना जमीन में डालना चाहिए। अत्यधिक दोहन करने लगे हम। आज देश का 80% एरिया ग्राउंड वाटर के मामले में डार्क जोन में चले गया है। डार्क जोन मतलब सर? डार्क जोन में यानी उसका जो ग्राउंड के अंदर का जो लेवल है वो बहुत खतरनाक लेवल तक नीचे चले गया है। कई जगह 1500 फीट नीचे से दोहन किया जा रहा है पानी का, यानी इतना नीचे, जहाँ 20 फीट था वहाँ 1500 फीट नीचे अब पानी मिल रहा है। यानी कितना नीचे। तो हो क्या रहा है, एक क्लाइमेट चेंज, हम ऊपरी स्तर पे तापमान को देख रहे हैं, दूसरा तापमान हमारे ग्राउंड वाटर का पानी नीचे जाने से जमीन के अंदर का तापमान बढ़ रहा है। ये 2 तापमान मिलके पूरे प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। इस तरह से हम लोग पानी को भी नहीं समझे और नीचे के ग्राउंड को पानी ने उसके तापमान को नियंत्रित कर रखा था आज के 100 साल पहले तक, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको अब डार्क जोन में डाल दिया है, यानी उसकी वाटर लेवल बहुत गहराई तक हमने पहुंचा दी है। तो दूसरा तापमान वहां से।
पानी के लिए हम कहते हैं कि आने वाले कल में पानी के लिए युद्ध होंगे, तो क्यों ना आज ही हम इसको समझ जाएं कि इससे बचा जाए। आज कई राष्ट्र अपने अपने देशों में पानी के लिए प्रयासरत है, तो हमारे यहाँ तो बहुत अब आसानी से किया जा सकता है क्योंकि हम मेहनती राष्ट्र हैं। तो इसको भी एक चैलेंज के रूप में समझना होगा हमें। चौथा चैलेंज जो है पर्यावरण का असंतुलन। पर्यावरण का असंतुलन होगा तो वायु का प्रदूषण भी होगा। हम लोगों की जो प्रतिकार क्षमता है हमारे शरीर की, वो कम होगी पर्यावरणीय असंतुलन की वजह से। क्लाइमेट चेंज के 2 रीजन, पानी, ये सब के वजह से हमारी जो बॉडी की एक प्रतिकार क्षमता है वो नेचुरल कम होगी। इसके शिकार हम जल्दी बनेंगे। किस प्रकार का संतुलन सर जो आप कहते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, आप जो नाक से सांस ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, आप जो पानी पी रहे हैं वो जहरीला है, आपके थाली में जो भोजन है वो जहरीला है। तो सारा असंतुलन तो है। हमें जहरीला भोजन थोड़ी चाहिए हमारे शरीर को। हमारे शरीर को अच्छा पवित्र भोजन चाहिए, हमें पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, हमें नाक से लेने के लिए अच्छी सांसें चाहिए। तो सांसों की बीमारी से 15 लाख लोग मर जाते हैं सालाना। इतने युद्ध में तो कभी मरे ही नहीं है आज तक। तो हमारे यहाँ प्रतिवर्ष सांस की बीमारी से लोग, क्योंकि वायु का प्रदूषण बढ़ गया। तो ये उसके व्याख्या में आते हैं सब। ये बहुत अपने आप में एक डेंजरस है। तो हम मजबूत राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो इससे होगा क्या, हमारे अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे मेडिकल के, फिर हम जो कुछ कमाते हैं वो उनको देने के लिए हो जाएगा। तो एक ये सब हुआ क्यों? एक व्यापार व्यवस्था है जो किसानों के साथ जुड़ गई थी। खतरनाक जहर का व्यापार, खतरनाक केमिकल का व्यापार, खतरनाक बीजों का व्यापार, उस पर अपना आधिपत्य जमा के वो अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते, लेकिन ये नहीं सोचा कि कल उनके भी बच्चों का ऊपर इसका इफेक्ट होगा। ये काफी गंभीर विषय है। इस तरह से हम लोगों ने ये 4 चैलेंज को देखा, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्शन तो 300 मिलियन टन के पार जा रहा है। ये बात को भी हमको आगे जांचना होगा कि ये प्रोडक्शन जाके किसान खत्म हो गया है, तो ये कैसा विरोधाभास है? इतने प्रोडक्शन के बाद तो किसान खुशहाल हो जाना चाहिए। तो ये 4 जो प्रॉब्लम है, इसके बाद 5वें प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, इसलिए किसानी की हालत बहुत खराब है। वो है वो क्या है? 5वीं प्रॉब्लम क्या है सर? वो है मार्केटिंग का। तो हमारी लागत ज्यादा है और इनकम कम है। लागत ज्यादा और इनकम कम, तो हम खुशहाल कैसे होंगे? अब ये 300 मिलियन टन तक हम चले गए, तो जैसे जैसे हम लोगों का पानी बढ़ा है, इरिगेशन का फैसिलिटी मिली है, बड़े बड़े डैम किए वहाँ, तो कहीं तो हमें रुकेंगे हम। क्योंकि इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पानी से ही खुशहाली आती है। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना, ये खतरनाक जहर और केमिकल फर्टिलाइजर इनसे नहीं हुआ, ये रेवोल्यूशन हुआ पानी से। हम ये 2 को निकाल दें, केमिकल फर्टिलाइजर और जहर और महंगे बीज, 3 को निकाल दें, तो हम नया रेवोल्यूशन पानी के सहारे तैयार कर सकते हैं। उसका सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। 1900, मैं थोड़ा सा उसका टाइमिंग ध्यान में ले रहा हूं, ठीक है, उसको बाद में लेके हम ये कर लेंगे। अभी 2025 चल रहा है। 2007 से पानी के बारे में थोड़ा सा, अभी उम्र के हिसाब से कभी कभी लॉक हो जाता है खरी चीज, तो जल्दी खुलती नहीं है वो। नहीं, तो खुल गई, वो ईयर का लॉक हो गया था, खुल गया। 2007 से 11 का मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो थोड़ा सा ईयर लॉक हो गया था। कोई नहीं बोलिए। होता है कभी कभी। तो ठीक है, 2007 से 2011 इस बीच का मैंने डेटा कलेक्शन किया कि हमारे देश के प्रोडक्शन की क्या हालत है। इसको आप जांच सकते हैं, गूगल पे भी जांच सकते हैं, इसकी रिपोर्टें भी ले सकते हैं। 2007 से 2011 के बीच हमारा प्रोडक्शन 212 मिलियन टन के आगे ही नहीं गया। कभी आगे नहीं गया। ये चिंता का विषय था कि अगर भाई यहाँ पे अगर स्टॉप हो गया तो फिर आगे कैसे होगा हमारा। लेकिन 2011 के बाद धीरे धीरे फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते
आज हम 300 मिलियन टन के पार चले गए प्रोडक्शन के मामले में। हम्म, हमारी सबकी पीठ फिर से थपथपाई जाने लगी कि देखिए हमने प्रोडक्शन को आज ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से 300 मिलियन टन के पार पहुंचा दिया है। लेकिन ये कहीं जैसे 7 से 11 रुक गया वैसे एक दिन ये भी रुकेगा। लेकिन ये प्रोडक्शन बढ़ा क्यों, इसके ऊपर मैंने जब स्टडी की तब मुझे ध्यान में आया कि इसमें वो टेक्नोलॉजी का कोई हाथ नहीं था। फिर अगर टेक्नोलॉजी का स्पीड रहती थी 7 से 11 तक, हमारा प्रोडक्शन 212 मिलियन टन पे स्टॉप नहीं होता था। हम्म, हमारा प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, मतलब अगर ये प्रोडक्शन स्टॉप हो गया तो उस समय टेक्नोलॉजी सो गई हमारी। लेकिन बाद में प्रोडक्शन बढ़ा, उसका मेन रीजन ये था 1911 के बाद सरदार सरोवर डैम से पानी रिलीज हुआ और गुजरात की लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचाई में आई। उसके कई दूसरे राष्ट्रों को भी, दूसरे स्टेट को भी पानी मिला 2011 के बाद। 2011 के बाद सरदार सरोवर का पानी मिला, लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचाई में आई। गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ पूरे इंडिया में सबसे आगे चले गए। तो भूमिका किसकी थी? क्यों भाई 7 से 11 तक गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ क्यों नहीं आगे गया? क्यों बैलेंस था? पानी नहीं था इसलिए। पानी नहीं था। जैसे ही पानी आया तो विस्फोट हुआ। तो फिर भूमिका किसकी है? पानी की है। केमिकल फर्टिलाइजर जहर तो जब भी इस्तेमाल करते थे, 2007-11 में भी ये सारे टेक्नोलॉजियों का यूज करते थे, लेकिन पानी नहीं था। 11 के पानी मिला। उसी तरह दूसरा स्टेट जो एग्रीकल्चर ग्रोथ तेजी से आगे गया वो है एमपी। एमपी में भी बड़े बड़े 2-3 डैम बने और लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचाई में आई, और मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर ग्रोथ एकदम तेजी से आगे चले गया। दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी नए डैम बने, पानी पैदा हुआ, वो पानी फिर इरिगेशन में इस्तेमाल हुआ। इस तरह से 3 स्टेट का एग्रीकल्चर ग्रोथ तेजी से आगे चले गए। बाकी के जैसे एज इट इज है, ये 3 स्टेट ने छलांग लगाई। इसका इनर्ट और समरी के रूप में मेरा कहना यह है कि हमारा प्रोडक्शन ये जो बढ़ा केमिकल फर्टिलाइजर जहर से नहीं, जब जब हमारा पानी बढ़ा तब तब हमारी पैदावार बढ़ी। अगर हम पानी के टेक्नोलॉजी को 1947 के आज़ादी के बाद अगर इसको विकसित नहीं कर पाते तो कभी रेवोल्यूशन ही नहीं आता। तो रेवोल्यूशन आया ये पानी के सहारे। अब हमें इन चीज़ों को निकाल देना है एग्रीकल्चर से, जो जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, जो मैंने 4 प्रॉब्लम आपको बताए कि पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरा हमें उसके जूझना है, मिट्टी का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम और इकोलॉजी का प्रॉब्लम। ये बात की स्टडी करके हमको ये तय करना होगा कि ये रिवोल्यूशन इससे आया तो हम न्यू रिवोल्यूशन पानी के सहारे नया नेचुरल रिसोर्स पैदा करके अपने एग्रीकल्चर को हम रियल एग्रीकल्चर में बदलें। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। आई थिंक बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि कितना भी आप टेक्नोलॉजी या विज्ञान कर लो, अगर पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो खेती आप नहीं कर पाओगे एक समय के बाद। और हमारा स्वास्थ्य नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं है तो हम बाकी कितना पैसा कमा लेंगे, हाँ। क्या कर लेंगे।